नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, स्टैटिक जीके की तीसरी महाभारत क्लास लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं और आज की क्लास में हम करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देख लिया तो बहुत कुछ लेकर जाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो यहाँ पर दोस्तों आज आपके लिए कुल 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जहाँ पर आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर सबके क्वेश्चन इसमें मिक्स हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि गंडक नदी का पुराना नाम क्या है। तो दोस्तों, गंडक नदी का पुराना नाम सदा नीरा है। ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आपको जो वैदिक कालीन जो नदियाँ थी उनका नाम आपसे पूछ लेता है। तो गंडक नदी का पुराना नाम क्या है आपके? सदा नीरा है। और जो ये गंडक नदी है जो उत्तर प्रदेश है इसके पूर्वी भाग में बहती है। आगे बात कर लेते हैं कुछ और नदियों की जिसका पुराना नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे दोस्तों एक नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्यास नदी। इसको अपने नोटबुक में नोट करते चलिए। जब हमारे साथ आप स्टैटिक जीके पढ़ने बैठिए तो एक नोटबुक लेकर बैठिए और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊं उसको आप नोट करते चलिए। तो ब्यास नदी का दोस्तों पुराना नाम क्या था? तो ब्यास नदी का पुराना नाम आपके विपाशा था। क्या था आपकी? विपाशा था। एक और नदी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग जानते होंगे उसका नाम है रावी नदी। तो रावी नदी का पुराना नाम क्या था? तो रावी नदी का पुराना नाम परुषणी नदी था। क्या था आपके? परुषणी नदी था। और एक इंपॉर्टेंट नदी और है जिसे आप कहते हैं आज सतलज नदी। तो जो सतलज नदी आज है उसका पुराना नाम क्या था? ये परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। जो मैंने अभी आप तक आपको 3 बताए, एक गंडक का सदा नीरा, एक आपके ब्यास का विपाशा, एक रावी का परुषणी और एक सतलज का शतुद्री। ये परीक्षा में कम से कम 10 बार पूछे गए हैं। तो इसको याद कर चलिए कि शतुद्री जो है इसका इसमें का नाम है सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? तो जो बौद्ध धर्म था ये आपके चतुर्थ बौद्ध संगीति में आपके जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। जो भगवान बुद्ध को भगवान मानते थे वो आपके महायान में चले गए और जो भगवान बुद्ध को एक साधारण इंसान मानते थे वो हीनयान में चले गए। तो इस प्रकार की चीज़ें आपकी होती हैं। यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी ये आपके कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। पूछ ले तो आप लोग इसको बता दीजिएगा कहाँ पर हुई थी? तो आपके कुंडल वन में। तो इस प्रकार की चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और कनिष्क के शासनकाल में जो हमने बता ही दिया। तो जिंदा अवस्था किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ आपके जिंदा अवस्था है? दोस्तों जो आपके पारसी धर्म होता है इसका आपके धार्मिक ग्रंथ होता है जिंदा अवस्था। और पारसी धर्म का मूल विचार होता है आपके सद्विचार। इस प्रकार का इनका मूल इनका शब्द होता है। और पारसी धर्म एक ईश्वर को मानते हैं और उस ईश्वर को अहुर कहते हैं। तो पूछ ले कि अहुर जो होता है ये किनका आपके देवता होता है? तो पारसी धर्म वालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन। फारसी राजदूत जो अब्दुल रज्जाक हैं ये किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक आपके देवराय सेकंड के समय में विजयनगर आया था। कहाँ पर था? विजयनगर था। और विजयनगर राज्य की स्थापना हसन आपके किसने की थी? आपके हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने, हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने सन 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर की स्थापना की थी। और इसी का एक प्रतापी शासक था देवराय द्वितीय और इसके ही शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है, आपको याद करना होगा कि हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना कब की? तो हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की थी। और गुलबर्ग को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। याद रखिएगा। किसने? पूछ ले कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो हसन गंगू ने। कब की? 1347 में राजधानी गुलबर्ग को बनाया। और विजयनगर की राजधानी आपकी हम्पी थी। इस बात को याद रखिएगा, हम्पी इसकी राजभाषा थी और मतलब की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोस्वामी तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो गोस्वामी तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। वही अकबर जो सन 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर आसीन रहा, वही उसी के शासनकाल के समकालीन थे गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबर की बात करते हैं तो अकबर ने जजिया कर पर रोक लगा दिया था, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जजिया कर पर रोक लगा दिया था। और इसने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। दीन ए
इलाही धर्म चलाया था, दीन ए इलाही धर्म चलाया था। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इसने 2 लड़ाइयाँ बहुत ही प्रसिद्ध लड़ी हैं, एक 1556 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें यह विजयी हुआ था, और एक 1576 ईस्वी में राणा प्रताप से लड़ा था इसने, आपके राणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध, जो अनिर्णायक साबित हुआ था। बहुत सारे लोग कहते हैं अकबर विजयी था, लेकिन यह एक प्रकार का अनिर्णायक युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है बहुत ज़्यादा मध्य आपके आधुनिक इतिहास का है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन हैं, आज इतिहास के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हैं, 7 क्वेश्चन हमने आज इतिहास के लिए हैं, और पूरे 20 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन आपके इतिहास के ही हैं। तो 7वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ? तो जो ताना भगत आंदोलन है ये 1914 ईस्वी में हुआ है, और जतरा भगत इसके नेतृत्व किया था। जतरा भगत ने इसका नेतृत्व किया था, ताना भगत आंदोलन का। और अगर आप ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जो आंदोलन हुए हैं, जो विदेशी जो आपके विद्रोह हुए हैं, उसको देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो इसको आप जाकर देख लीजिएगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह, उसका वीडियो आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, आप भी जाकर देख लेंगे। तो ताना भगत आंदोलन कब हुआ? 1914 ईस्वी में जतरा भगत के नेतृत्व में। कहाँ पर हुआ? तो आपके बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ गया है कि आत्मीय सभा नामक यहाँ पर लिखना था, आत्मीय सभा नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय जी ने। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा नामक संस्था की स्थापना की, आत्मीय सभा, ठीक है। और वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने की थी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और इसका आपके बंबई में इसको बनवाया था मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो जो शनि है, जिसे आप इंग्लिश में लिखते हैं सैटर्न, इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं कितने? आपके सर्वाधिक 82 उपग्रह हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन है, जो आपके सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? आपके ज्ञानीमीड है, और ये ज्ञानीमीड उपग्रह है, ये आपके बृहस्पति का उपग्रह है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड। और दूसरा है आपके टाइटन, जो शनि का उपग्रह है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। और शनि को दोस्तों काला ग्रह कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। एशियाई देश मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो एशियाई देश मंगोलिया की राजधानी आपकी उलान बटोर है। क्या है? आपके उलान बटोर है, इसकी मुद्रा आपकी तुगरिक है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और मुद्रा तुगरिक है। जितने भी आपके पेपर होते हैं, चाहे अब यूपीएसआई का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे यूपी लेखपाल का एग्जाम हो, वहीं अगर सेंट्रल लेवल के जितने आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के जो एग्जाम होते हैं, उसके अलावा दिल्ली पुलिस एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं, सब में कम से कम राजधानी से एक नया क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और मुद्रा तुगरिक याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत के किस राज्य में तुज दर्रा है? तो भारत के जो मणिपुर है उसमें तुज दर्रा है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक दर्रा बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यांगयाप दर्रा दोस्तों आपके कहाँ पर है? असम में है। और इसी यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, इस बात को क्या रखेंगे? याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो भारत का आंध्र प्रदेश राज्य है, यहाँ पर कोलेरू झील स्थित है। झील संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैंने बनाया है, और ट्रिक से सारे झील आपको कंप्लीट कराए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और इसी पर यहीं पर दोस्तों आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी कि झीलों की, जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है झील संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति पद का जो वर्णन है ये आपके आर्टिकल 52 में किया गया है। आर्टिकल 58 में इसकी योग्यता बताई गई है कि कौन आपके राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 61 में महाभियोग वाला प्रकरण है, और आर्टिकल 72 में आपके इसके क्षमादान की शक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर मृत्यु की सजा मिल जाए तो यह इसको क्षमा कर सकता है, इसका 72 कहता है आर्टिकल। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसका मासिक वेतन कितना होता है? तो 5 लाख रुपए। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र लेने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र लेने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भी प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटमोलॉजी का संबंध किससे है? तो जो एंटमोलॉजी है इसका संबंध आपके कीटों के अध्ययन से है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो एपीकल्चर का संबंध आपके मधुमक्खी पालन से है। आपके पीसीकल्चर का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से पीसीकल्चर का संबंध है। और सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो आपके रेशम कीट पालन से
इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए आपके इंपॉर्टेंट तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको दोस्तों आपकी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि एंट मतलब होता है चींटी, और चींटी एक प्रकार की कीट ही तो है, तो एंट आ जाए तो समझ लेंगे कि कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। इस प्रकार से पोमोलॉजी करा जाए तो फलों का अध्ययन, पोम मतलब पोमोग्रेनेट मतलब अनार होता है, अनार एक प्रकार का फल ही तो है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि पोमोलॉजी आए तो फलों का अध्ययन, ये ट्रिक है। कर्मभूमि किसका समाधि स्थल है, तो कर्मभूमि आपके शंकर दयाल शर्मा का, ये शंकर है आगे जैसे जो यस लिखा है उसका अर्थ होता है शंकर है, शंकर दयाल शर्मा का आपके समाधि स्थल है कर्मभूमि। क्या है आपके कर्मभूमि है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इन क्वेश्चनों की आपकी पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो जो हमारी टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ आपके शेयर करता रहता हूँ। टेलीग्राम की लिंक कहाँ पर है, तो इसी जो चैनल है, चैनल को जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर होम वीडियो प्लेलिस्ट अबाउट चैनल और लास्ट में आपके अबाउट मिलता है, लास्ट वाला अबाउट, वहाँ पर खोलेंगे तो हमारे ट्विटर की लिंक भी है, हमारे फेसबुक की लिंक भी है और हमारे टेलीग्राम की भी लिंक है, तो जहाँ वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन आपके हो गए, 20 क्वेश्चन पूरे मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से है कि WAN का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों WAN का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है। जो NTPC का इस समय एग्जाम हो रहा है उसमें हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से आ ही रहा है। अगर रैम का फुल फॉर्म आ जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, अगर रोम का फुल फॉर्म आ जाए तो रीड ओनली मेमोरी, अगर आपके आ जाए OTP का फुल फॉर्म तो वन टाइम पासवर्ड होता है, ठीक है। अगर WWW का फुल फॉर्म आ जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, और WAV का फुल फॉर्म आ जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोलॉग, जो प्रोलॉग है, जो प्रोलॉग है ये किस पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है, तो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा प्रोलॉग है। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा है, तो पंचम पीढ़ी की। 2019 में क्रिकेट विश्व कप में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया, तो जो 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था ये कहाँ पर हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, और इसमें 10 टीमों ने भाग लिया था। इसमें इंग्लैंड ही विजेता रही थी और उप विजेता थी आपके न्यूजीलैंड आपकी इसमें उप विजेता थी। भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गया था, आपको पता होगा। सेमीफाइनल में कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 50-50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है उसमें फाइनल में किस वर्ष में फाइनल में 2 सुपर ओवर हुए, तो याद रखेंगे कि आपके इसी 2019 में फाइनल में 2 सुपर ओवर हुए थे। एक सुपर ओवर टाई हो गया था तो फिर एक सुपर ओवर हुआ था। लास्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ है, तो इंदिरा गांधी स्टेडियम आपके दिल्ली में है। शिवाजी स्टेडियम भी आपके दिल्ली में ही है। शिवाजी स्टेडियम है, शिवाजी स्टेडियम, यह भी आपके नई दिल्ली में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। चेपक स्टेडियम कहाँ है, तो चेपक स्टेडियम आपके चेन्नई में है। अच्छा से याद रख सकते हैं, चेपक से आपके चेन्नई। इन प्रकार की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी स्टेडियम आपके यहाँ पर कौन सा खेल होता है, आपके इंडोर गेम होते हैं, इंडोर गेम आपके होते हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में, नई दिल्ली में स्थित है। याद रखेंगे, फिरोज शाह कोटला मैदान भी नई दिल्ली में ही स्थित है। ये सब चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, विशेष रूप से पता होना चाहिए। ईडन गार्डन कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है, ये आप कहाँ पर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यहाँ से आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, जो हमने स्टैटिक जीके की जो दूसरी क्लास थी उसमें जो क्वेश्चन किए थे उसको एक नज़र में आपके रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी मैं स्टैटिक जीके का जो क्लास लेकर आता हूँ उससे एक दिन पहले उसका जो पहली वाली जो क्लास रहती है उसका मैं रिवीजन आपको मोस्ट कराता हूँ, जिससे चीज़ें आपको याद रहें। तो 2 मिनट के अंदर हम सारी रिवीजन कर लेते हैं। तो ये स्टैटिक जीके की दूसरी क्लास थी। अगर आपने पहली और दूसरी क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। पहली और दूसरी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जिन्होंने देखा है उनके लिए हम एक बार क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आपके रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने स्टैटिक जीके की दूसरी क्लास में किया था कि वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय पूरी करता है, तो बुध है, मात्र 88 दिनों में। यहाँ पर सिर्फ आंसर बताएंगे, और जो आपके विस्तार से बताना था उसमें मैंने बता दिया है। रोम का फॉर्म क्या है, तो मैंने आपको बता दिया, रीड ओनली मेमोरी। क्या है आपके, रीड ओनली मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, दोस्तों ये आपके चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बग क्या होता है, तो दोस्तों कंप्यूटर संबंधित अशुद्धि को बग कहते हैं। क्रिकेट का बल्ला जो है के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा, ये इसका याद रखिएगा कि सैलिक्स परप्यूरिया,
सेलिक्स परप्यूरिया जो थी दोस्तों, ये आपके क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए इस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। एक सेकंड में हम बिल्कुल रिवीजन कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान दिया? तो मैंने आपको विशेष तरीके से बताया है कि अकबर ने दान दिया था और यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना रामदास ने कराई थी। लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल आपके गुजरात राज्य में स्थित है, भोगो नदी के तट पर। नौकुचिया ताल किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। कंकाल ताल झील, सात ताल झील, ये भी आपके उत्तराखंड में ही है। किसने ताजमहल को काल के गाल पर टपकता हुआ आंसू कहा है? तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल को काल के गाल पर टपकता हुआ आंसू कहा है। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? तो 1666 ईस्वी में, 74 वर्ष की उम्र में, 22 जनवरी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी, इसमें आपके भारत में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। विश्व में सर्वाधिक दाल उत्पादक देश कौन सा है? तो आपके भारत है। अगस्त प्रथा भारत कब आया? तो सन 1940 ईस्वी में आया था। 42 में कृषि मिशन और 46 में कैबिनेट मिशन। 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। फिर 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई, मैंने आपको बताया था। उसके बाद दोस्तों आपकी 71वां संविधान संशोधन जिसमें आपके नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें आपके संथाली, डोंगरी, मैथिली और आपके बोडो भाषा जोड़ी गई थी, मैंने बताया था विस्तार पूर्वक। और इस प्रकार से 22 भाषाएं अब हो गई हैं। पहले आपके 14 ही थी, अब 22 भाषाएं हो गई हैं। और भोजपुरी को इसमें जोड़ने के लिए बहुत तेजी से मांग हो रही है। आर्कटता का रूप पता लगाने में आपके किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर लोग क्या कर देंगे? आप लोग देंगे, वरना मैं ही बता देता हूँ। Fe59 का प्रयोग करते हैं आर्कटता का पता लगाने में, आपकी इस समस्थानी का उपयोग करते हैं। तो मैंने आपको एक नज़र में सारा रिवीजन आपको करा दिया है जो आपकी स्ट्रेट जीके की सेकंड क्लास थी। अगर आप लोग विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर पूरी क्लास देख लीजिए, पहली वाली भी और दूसरी वाली भी। अगर आपने स्टैटिक जीके की इस क्लास को ईमानदारी पूर्वक देखते चले गए, जितनी भी क्लासें आई, तो जीके संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे यहाँ पर जो मैं क्लास कराता हूँ आपको हिस्ट्री के भी क्वेश्चन रहते हैं, उसमें पॉलिटी के भी रहते हैं, उसमें इकोनॉमी के क्वेश्चन रहते हैं, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आपके स्पोर्ट के क्वेश्चन रहते हैं, उसमें आपके लगभग सभी से जियोग्राफी के क्वेश्चन भी रहते हैं। सबके क्वेश्चन आपको आते हैं, आपके स्टैटिक जीके से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।